Hello dear friends, you are most welcome at Study with PN Sharma. Dear friends, आज हम डिस्कशन करेंगे 16 जून 2020 दैनिक जागरण। तो डियर फ्रेंड्स, आज के दिन दैनिक जागरण में कौन कौन सी न्यूज है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन डिस्कशन करने से पहले आप सभी के लिए कुछ मोटिवेशनल और मेरे लिए भी कि आपने देखा होगा कि कुछ पक्षी होते हैं। अगर हम किसी पक्षी की बात करें तो किसी ने सही कहा है कि कोई भी पक्षी किसी टहनी पर, अगर कोई पेड़ है, कोई प्लांट है, अगर कोई पक्षी है, यहां पर कोई पक्षी है जो किसी पेड़ की टहनी पर बैठता है तो वो इसलिए नहीं घबराता कभी भी कि पेड़ की टहनी टूट जाएगी। वो कभी भी नहीं घबराता कि पेड़ की टहनी टूट जाएगी, क्योंकि उसे अपने पेड़ की टहनी से ज्यादा अपने पंखों पर ज्यादा विश्वास रहता है। तो अगर कोई किसी बात करे किसी पक्षी की यहां पर, और वो पेड़ की किसी टहनी पर बैठता है, पेड़ की टहनी पर किसी पर बैठता है, तो वो क्या करता है, उसे अपने पंखों पर ज्यादा भरोसा रहता है पेड़ की टहनी की बजाय। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि अगर ये प्लांट है, यहां पर कोई पक्षी बैठा है, तो उसे अपने पंखों पर मीन्स खुद को इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको सहन कर सके। यहां मेरे कहने का अर्थ समझना आप, यहां कोई प्लांट है, अगर उसकी टहनी पर बैठता है तो उसे टहनी टूटे या नहीं टूटे उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा भरोसा किसके ऊपर है, अपने पंखों पर। उसी तरह आप जब भी कोई जर्नी स्टार्ट करते हो, कोई भी जर्नी, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस, उसमें आपको कई बार प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, इसीलिए तो बोलते हैं आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है कि आपको उस काम करने में हमेशा ये भरोसा रहे कि हाँ मैं सफल हो जाऊंगा, मैं इस काम को कर दूंगा। जब अगर हम में आत्मविश्वास की जगह अगर नेगेटिविटी आ जाती है तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है किसी भी काम को लेकर, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मींस अगर हमारे में नेगेटिव थॉट है कि मैं इस एग्जाम को पास कर पाऊंगा या नहीं, संशय है, तो हम जब 10 घंटे पढ़ने की जो हमारी कैपेसिटी रहती है वो कहीं ना कहीं 5 से 6 घंटे की रह जाती है। और उसमें भी अगर हमको 10 चैप्टर अगर वहां हो जाते सारे दिन में, उसकी जगह हम 2 से 3 या 4-5 चैप्टर ही करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसका हम कैसे फेस कर सकते हैं। हमेशा अपने आप पर विश्वास कीजिए, हमेशा अपने आप पर। अगर किसी दूसरे ने बोल दिया कि तुम नहीं कर पाओगे, इट मीन्स ऐसा नहीं कि आप दूसरों के कहने के हिसाब से, मीन्स इसका मतलब तो ये हो गया डायरेक्टली कि आपको आपसे ज्यादा कोई दूसरा जानता है, जिससे आप 2-3 दिन पहले मिले हो, सोच सकते हैं किसी एक साल, जबकि आपको तो अपने साथ रहते हुए, आप जितने साल के हो गए उतने साल आपको अपने साथ रहते हुए होगे, तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, दूसरों की कही हुई बातों पर विश्वास ना करें, अपने आप को पहचानें और अपनी जो आपकी कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाएं। हाँ, अगर आपकी कोई कमजोरियां बताता है तो उन कमजोरियों को सुधारें, लेकिन अननेसेसरी के नेगेटिव थॉट्स ना पाले अपने प्रति। अगर किसी ने कहा कि यूपीएससी तो बहुत टफ है, आप इसको पास नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, डिमोरलाइज हो जाओगे। तो इस टाइप का आपको खुद को सोचना है। जब आपने खुद ने डिसीजन ले लिया खुशी खुशी, तब जाकर आपको, अगर आपको लगता है कि नहीं यार यूपीएससी मेरे लायक नहीं है, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, या फिर कोई ना कोई आपको लगता है कि टाइम नहीं है मेरे पास, मैं जॉब करता हूं, आपको लगता है खुद को कि मैं नहीं कर सकता, तब जाकर आप क्विट करो किसी भी चीज को। लेकिन दूसरों के आधार पर आप चाहते हो मन में कि मेरे को ये काम करना है, लेकिन दूसरा कहता है कि ये गलत है। लेकिन एक बार आप खुद से सोच के देखिए कि क्या सही है या क्या गलत। अगर आपको रियल में लगता है कि ये गलत है तो फिर गलत है। तो कुछ टाइम दूसरे की सलाह अच्छी भी रहती है, तो ये आपको थोड़ा आना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। मींस आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है पूरी आईएएस या जितनी भी आप स्टेट पीसीएस की जर्नी है उस समय। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें, अपना आत्मविश्वास हमेशा बना के रखें। तो डियर फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं 16 जून 2020। तो इसमें फर्स्ट जो न्यूज है, पाकिस्तान ने रिहा किए भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारी। तो यहां पर समझना, यहां पर क्या हुआ था कि कई बार क्या होता है कि पाकिस्तान के द्वारा ऐसा किया जाता है कि हमारा जो वहां पर जो हमारा दूतावास है, वहां कई अधिकारी काम करते हैं, तो उनको बीच में उनके साथ तो कई बार प्रॉब्लम्स आती है कि उनका पीछा करती है आईएसआई, जासूसी करती है। तो ये घटनाएं आए दिन होती रहती है, ये घटनाएं आए दिन होती रहती है। तो ये उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन यूपीएससी के
काम की उतनी ज्यादा नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, नेपाल ने बिगाड़ा, अब वहीं तैयार करे वार्ता का माहौल। तो ओली सरकार का क्या प्रॉब्लम था, ओली सरकार का क्या प्रॉब्लम था, ये सभी हम देखेंगे, ये सभी हम देखेंगे, ये सभी हम देखेंगे। हमने पहले भी पढ़ा था। अगर आप लोगों को देखना है तो मैं आपको पूरा ये एडिटोरियल यहीं से बता दूंगा कि क्या लिखा हुआ है यहां पर, यहां समझना। इसमें कहा है नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की घरेलू राजनीति की वजह से, घरेलू राजनीति की वजह से, दैट्स इंपॉर्टेंट, सीपीआई ये कम्युनिस्ट पार्टी है नेपाल की और इसकी राजनीति केवल और केवल भारत विरोधी तत्वों पर टिकी हुई है। इसलिए भाई साहब ने एक नया मैप जारी कर दिया और इस तरह की राजनीति खतरनाक है स्पेशली लोगों के लिए, लेकिन लोगों में भी विश्वास बना हुआ है। घरेलू राजनीति की वजह से भारत के सीमा विवाद को रंग दे दिया और वह दोनों देशों के लिए घातक साबित हो सकता है। जबकि अब जब ओली सरकार की तरफ से लिपुलेख सहित भारत के क्षेत्रों को नेपाल में शामिल करने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को नेपाली संसद से मंजूरी मिल चुकी है, तो भारत ने रिश्तों की पटरी पर लाने का मामला पूरी तरह नेपाल के पाले में डाल दिया। नेपाल ही देखेगा इसको स्पेशली। यहां पर नेपाल की सरकार ने इतना जल्दी टुचमुच रवैये से ये पूरा पास किया है, तो अब कौन क्या कर सकता है। तो यहां पर नेपाल ने संशोधन किया है और हमने प्रॉब्लम कहां से हुई थी कि हमने लिपुलेख धारचूला सड़क बनाया था, पर अब नेपाल की आपत्ति है कि उस पर पिछले 1 दशक पर काम चल रहा था, कभी भी उस पर कोई सवाल नहीं उठाया। और यह सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, नेपाल धारचूला का जो रोड है पहले से चल रही थी, केवल 8 मई को तो क्या हुआ था, उसका उद्घाटन हुआ था। और उद्घाटन में इतने आग बबूला क्यों गए आप, उससे पहले आपको पता नहीं था कि वहां सड़क का काम चल रहा है। कितनी बेवकूफी भरी बात है। इसीलिए असलियत में लिपुलेख पर इससे पहले नेपाल ने 1817 में दावा किया था। दोनों देशों के बीच 1750 किलोमीटर की लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है और नेपाल ने कभी भी यहां पर याद रखना कि इससे पहले यहां पर कभी भी नेपाल ने ऐसा नहीं किया। इसमें 98% को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, या कोई आपत्ति थी तो उसे द्विपक्षीय आधार पर सुलझा लेते। सिर्फ काला पानी उत्तराखंड में और नाबी और जो कुत्थी है बिहार को लेकर विवाद है, इस पर भी 2014 से बातचीत चल रही है। असलियत में जिस तरह से ओली सरकार ने जल्दबाजी में भारतीय जमीन को अधिग्रहित करने की कोशिश की है, उससे भी उनकी मंशा का पता चलता है। संसद से विधेयक पारित हो जाने के बाद लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियद्रा को लेकर एक समिति का गठन किया गया जो उन ऐतिहासिक तत्वों का पता लगाएगी जो वे नेपाल का हिस्सा थे। अब देखो, ओली ने पहले अपने राजनीतिक फायदे के लिए विरोधी स्टैंड लेने की कोशिश करते रहे हैं पहले भी, और यही बड़ी प्रॉब्लम है, यही इस बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है कि यहां पर राजनीतिक फायदे के लिए। और उन्होंने अभी एक बयान भी दिया है कि नेपाल में जो कोविड-19 प्रभावित लोग हैं उनमें से 85% भारत से आए। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये कहीं ना कहीं अब ये पूरी जो प्रॉब्लम थी कहां से स्टार्ट हुई थी, हमने पहले भी देखा था। आप लोग मेरे साथ जो लगातार जुड़े हुए हैं उनके लिए ये ईजी होगा माय डियर फ्रेंड्स समझना। इनके लिए अब उनके लिए सभी के लिए ईजी है कि ये पूरा मामला क्या है, ये पूरा मामला क्या है। पहले में हमने देखा था कि क्या था पूरा मामला। 8 मई को क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, 8 मई को क्या हुआ था। 8 मई को हमारे राजनाथ साहब थे, राजनाथ साहब 8 मई को राजनाथ सिंह जी ने क्या किया कि एक रोड है, यहां देखना। पहले क्या होता था, पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि यहां पर है नेपाल, यहां पर है चाइना, यहां पर है भूटान और ये है सिक्किम वाला एरिया, ये सिक्किम है। हमको जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी रहती थी तो हम यहां से सिक्किम के नाथुला दर्रे से एंट्री करते थे और यहां से होते हम कहां पहुंच जाते थे, कैलाश मानसरोवर। लेकिन हमने सोचा कि इतना बड़ा रूट जो लगभग 80 से 90% हमेशा चाइना के अंडर में रहता है, चाइना किसी भी समय इसको रोक कर सकता है, कभी भी इस पर ब्लॉक कर सकता है। और एक तरह से जब ज्यादा मात्रा में चाइना का एरिया है यहां पर, तो फायदा भी ज्यादा चाइना को मिलता था टूरिज्म का। अगर हम इधर से रास्ता निकाल दे, हमने सोचा हम इधर से कहीं रास्ता निकाल दे मानसरोवर जाने का, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा अच्छा। हमने इसी के तहत क्या किया, यहां समझना, हमने क्या किया, यहां से एक सड़क बनाए। उत्तराखंड की ये रीजन है, यहां से हमने धारचूला डिस्ट्रिक्ट का, कौन सा धारचूला जो डिस्ट्रिक्ट का जिला है ये है नेपाल का, यहां से पास से हमने एक सड़क बना दी। और सड़क बनाते हुए हम यहां से चलते हुए, एक काला पानी रीजन है यहां पर, काला पानी रीजन, यहां से होते हुए हम सीधे पहुंच गए कैलाश मानसरोवर। अब यही कहा जा रहा था कि इतने दिनों पहले से यहां पर काम चल रहा था सड़क का, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। अचानक जब 8 मई को इस सड़क का उद्घाटन हुआ, तब जाकर जो नेपाल, उसने कहा कि ये काला पानी रीजन है, ये मेरा है। अब नेपाल का दावा समझते हैं।
नेपाल क्या कहता है कि नेपाल के अनुसार ये धारचूला जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर एक नदी बहती है काली रिवर। इस काली रिवर का इधर का पार्ट इंडिया का है, इधर का पार्ट नेपाल का, लेकिन इसका जो ओरिजिन है काली रिवर का, उसका ओरिजिन नेपाल, इंडिया मानता है यहां से, और नेपाल कहता है कि इसका ओरिजिन यहां से, क्योंकि इसकी दो ये सहायक नदियां हैं, तो ओरिजिन इस सहायक नदी को माने या इस सहायक नदी को माने। तो इसके अनुसार ये पार्ट इंडिया का, इधर वाला पार्ट नेपाल का। लेकिन अगर यहां से लिम्पी यदुरा से इसका अगर माने तो यहां का पार्ट इंडिया का, इधर का जो पार्ट है पूरा नेपाल का। लेकिन फिर भी जो सही में है, इंडिया का कहना है कि नदी यहां से निकल रही है। और इसी को लेकर चाइना, नेपाल ने क्या किया, लिम्पी यदुरा, लिपुलेख पास, और यहां पर ये जो काला पानी रीजन है इसको एक मैप बना दिया। और पहले अगर नेपाल का मैप ये था तो अभी मैप को बढ़ाकर इतना कर दिया, तो अब नया मैप यहां ऐसे दिखाया गया, जबकि पुराना मैप सिर्फ ऐसे था, अब और जोड़ दिया गया ये वाला पार्ट। तो इसी को लेकर प्रॉब्लम हो रही है दोनों देशों के बीच में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लिम्पी यदुरा, लिपुलेख एंड धारचूला डिस्ट्रिक्ट क्या है। आगे हम अगर इसी पेज पर चले, आगे अगर हम इसी में चले, तो यहां पर पेज नंबर 1 पर हमने क्या समझा कि नेपाल एंड इंडिया का पूरा प्रॉब्लम। आगे चलते हैं हम यहां पर, तो यहां पर ऐसी कोई न्यूज नहीं है। पेज नंबर 2 पर भी ऐसी कोई न्यूज नहीं जिसका हम डिस्कशन करें। हाँ, केसेज जो थे, केसेज वो 2000 की जगह अब यहां पर 1600 हो गए हैं, दिल्ली में 1600 हो गए हैं। तो केसेज में कमी आई है माय डियर फ्रेंड्स, केसेज में कमी आई है। अब चलते हम आगे, पेज नंबर 3 पर हमने ये भी देखा था कि चाइना के साथ हमारा क्या चल रहा है, सीमा विवाद। चाइना के साथ हमारा सीमा विवाद चल रहा है। और यहां पर भी देखना कि नीचे अगर हम देखें कि गोलान क्षेत्र हॉट स्प्रिंग में भारत और चीन के बीच में सैन्य स्तरीय वार्ता जारी है। दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि पेज नंबर 3 से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, अगर हम इसको थोड़ा सा और जूम करके देखें तो गोलान क्षेत्र और हॉट स्प्रिंग में भारत के बीच में क्या बातचीत जारी, इसको देखते हैं। यहां पर पहले इसको देखते हैं, मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाओं को, आपकी भी इच्छा हो रही है कि ये फोटो जरूर देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो पहले इसको ही देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, डोंट वरी। यहां पर देखो, जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में सोमवार को श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरता भारतीय सेना का काफिला। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ तनाव के बाद भारतीय सेना ने लेह और लद्दाख में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। तो ये कौन सा रास्ता है, श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग, जहां पर ये जा रहे हैं, यहां से ऐसे जा रहे हैं। तो ये समझना, दैट्स बहुत अच्छा, नाइस व्यू है। लग रहा है कि यहां पर घूम के आए जरूर, काफी अच्छा व्यू है माय डियर फ्रेंड्स। एनवायरमेंट तो एकदम बहुत अच्छा है यहाँ का, एनवायरमेंट स्पेशली पोल्यूशन को लेकर बिल्कुल वादियां हैं, स्वर्ग का जैसा पूरा लग रहा है। और डेवलपमेंट भी काफी हो रखा है। यहाँ पर देखो बिजली के पूरे तार जा रहे हैं, यहाँ सड़कें बना दी है पूरा, काफी यहाँ पर कुछ अच्छे बने हुए हैं घर जैसे, वेरी नाइस व्यू। तो अब चलते हैं हम यहाँ पर, गोलान क्षेत्र हॉट स्प्रिंग में भारत और चीन के बीच सैन्य स्तरीय वार्ता जारी है। तो यहाँ पर चीन के सैन्य जमावड़ा, देखो चीन का सैन्य जमावड़ा को लेकर विवाद सुलझाने के लिए भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख के गोलन घाटी और हॉट स्प्रिंग में ब्रिगेडियर कमांडर और बटालियन कमांडर की स्तरीय वार्ता चल रही है। और यहां पर कहा गया है कि सैन्य सूत्रों के अनुसार बताया कि दोनों पक्षों में लगातार कई दौरों की वार्ता जारी है और कई स्थानों पर दोनों देशों ने सेनाएं सीमित रूप से पीछे हटाई है। मींस अगर सेनाएं ज्यादा अंदर आ गई थी तो उनको थोड़ा पीछे भी किया गया है। अब यहां पर उन्होंने बताया कि 6 जून को सैन्य कमांडर के बीच में बातचीत और उसके बाद कई दौरों की बातचीत दोनों देशों की ओर कोई बड़ा सैन्य जमावड़ा नहीं किया अब, और चीन का आक्रामक रुख में भी अब नरमी आई है। यह एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोनों सेनाओं के बीच सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जो गोलान क्षेत्र में है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में वार्ता करने पर सहमति व्यक्त की गई है। और इससे पहले चीनी सेना पूर्वी लद्दाख के गोलन क्षेत्र, पेट्रोलिंग पॉइंट 5 और हॉट स्प्रिंग में अपने जवानों को 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे हटा चुकी है। और इंडियन पक्ष ने भी अपने कुछ जवानों को वाहनों को इन इलाकों से पीछे हटाया है। अब ये देखते हैं कि ये हॉट स्प्रिंग क्या है, ये पेट्रोलिंग पॉइंट 15 क्या है, इसके बारे में हमको आना चाहिए। अननेसेसरी हम पढ़े जा रहे हैं कि पेट्रोलिंग पॉइंट क्या है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कहना क्या चाह रहा है, तो फिर दिक्कत है। यहां समझना, पहले यहां से आप समझना कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये कि अभी जो प्रॉब्लम चल रही है चाइना और
इंडिया के बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में एक लद्दाख का एरिया है, और जो अन्य बाउंड्रियां जुड़ी हुई है हमारी अगर चाइना के साथ जो कि तो वो छोड़ते हैं, लेकिन हमारा एक प्रॉब्लम यहां चल रही है और एक प्रॉब्लम चल रही है सिक्किम में। सिक्किम में जो है नाकुला रीजन है, नाकुला रीजन। अगर हम सिक्किम को ऐसे बनाए पूरा, तो यहां पर है नाकुला रीजन, जहां पर भी स्टैंड ऑफ चल रहा है, नाकुला रीजन। तो यहां पर समझना पूरा जो मैप में लिखा हुआ है, ये देखिए यहां पर, अगर मैप देखें हम तो यहां पर गोलान वैली है, ये हमारा किसी समय पार्ट हुआ करता था पूरा, और इसको छीन लिया था 1962 के युद्ध में। 1962 के युद्ध में इसका नाम है अक्साई चीन, जो ये पूरा दिखा रखा है अक्साई चीन है। यहां पर इंडिया और अब अक्साई चीन के बीच में जो बाउंड्री, इसको नाम दे रखा है एलएसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो पाकिस्तान के साथ हमारा बाउंड्री जुड़ता है उसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। तो यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहां पर गोलान वैली है, यहां पर ये दूसरा जगह हॉट स्प्रिंग है, और यहां पर है पेंगोंग तसो लेक। पेंगोंग तसो लेक, पेंगोंग तसो लेक में क्या है माय डियर फ्रेंड्स, इसको समझ लेना कि पेंगोंग तसो लेक में क्या है, साइन बना रखे हैं, साइन बना रखे हैं से, उसमें एक है पेट्रोलिंग पॉइंट 1, पेट्रोलिंग पॉइंट 1, पेट्रोलिंग पॉइंट 2, ऐसे करके यहां एक 4 है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14। ये सभी कुछ एरियाज हैं। और सॉरी यहां अगर आप देखोगे पेंगोंग लेक में क्या है, फिंगर 4 एरिया। यहां पर जो एरियाज हैं उनको नाम दे रखा है फिंगर 4, तो ये एरिया है फिंगर 4, फिंगर मतलब अंगुली, फिंगर 4 एरिया। एक है फिंगर 8 एरिया। तो यहां तक बोलता है इंडिया कि यहां तक मेरा अधिकार है, लेकिन फिंगर 4 तक अभी किसका अधिकार है, यहां तक इंडिया है, लेकिन बाकी में कहां, चाइना है। जबकि इंडिया बोलता है कि ये पूरा मेरा है, फिंगर 8 तक। चाइना ने क्या किया, फिंगर 8 तक अंदर आ गई है, मींस जो हमारी जो पेंगोंग तसो झील है उस तक अपने अंदर आ गई है। अब यहां जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझना कि पेट्रोलिंग पॉइंट क्या होता है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15। तो क्या है यहां पर कि अगर ये एलएसी है पूरा, और यहां पर कुछ सीमा दोनों आर्मी नहीं रह सकती, लेकिन इसमें पेट्रोलिंग कर सकती है, तो पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, ये जो एरिया है वहां पर इंडियन आर्मी जा सकती थी, लेकिन इन एरिया में क्या आ गई है, चाइनीज आर्मी अपना डेरा डाल दी है। तो यहां पर अब इंडियन आर्मी मॉनिटरिंग नहीं कर सकती, मींस पेट्रोलिंग नहीं कर सकती। पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी तरह की घुसपैठ होती है तो उसको रोकने के लिए पेट्रोलिंग पॉइंट्स किए जाते हैं। तो ये सभी मामले थे जिनको हमने देखा। यहां पर देखना, यहां पर एक गोलान वैली, यहां पर है हॉट स्प्रिंग या घोघरा रीजन भी बोलते हैं, यहां पेंगोंग तसो लेक, पेंगोंग तसो लेक। यहां पर दाई हिंदू का पूरा मैप आया था जिसमें गोलान वैली यहां है, बिल्कुल वही सेम, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग तसो लेक। यहां पर क्या चल रहा है, स्टैंड ऑफ, और ये अक्साई चीन। तो ये समझना यहां पर पूरी प्रॉब्लम चल रही। तो जो मैप दिखाया गया है उसमें सब यही बातें हैं, सारी यही बातें दी गई है जो न्यूज में। तो आप कोई भी न्यूज हो उसको पहले मैप से जोड़ो, तब जाकर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गोलान घाटी कहां है, पेट्रोल पॉइंट 15, हॉट स्प्रिंग, ये सभी कहां पर है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। तो सब यही बातें थी। यहां पर ऊपर यही कहा गया है कि सीमा विवाद पर चीनी विदेश मंत्री के साथ 22 जून को हो सकती है चर्चा। तो विदेश मंत्री के साथ हमारे जो यहां पर जयशंकर जी हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनके साथ वार्ता होने का चांस है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, इसका क्या हल आता है। पेज नंबर 4 पर किसी भी टाइप की कोई न्यूज नहीं है, जिसका हम डिस्कशन करें। लेकिन यहां पर एक हमारे लिए खुशखबरी क्या है कि 3 दिन बाद महाराष्ट्र और दिल्ली में घटे हैं कोरोना के नए मामले। आगे पेज नंबर 5 पे भी कोई ऐसी न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। पेज नंबर 6, यहां पर भी ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। नो नीड टू वेस्ट योर टाइम इन अननेसेसरी न्यूज। पेज नंबर 7 से रिलेटेड हमने पहले ही पढ़ लिया कि भारत का और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है, ऐसा कहा है किसने, राजनाथ सिंह साहब ने। और क्या पूरा मामला था हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं, सीख सके हैं। नेपाल के लिए चीन कभी नहीं ले सकता भारत की जगह। यहां पर सेम वही बातें हैं। तो यहां पर जो समझना, हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया पूरा नेपाल का और इंडिया की जो संबंध है उनको लेकर। हम लगातार 10 दिन से लगातार इसी बातों पर क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा जो रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। यहां पर समझना, भारत का परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा, और क्या किया है यहां पर, यह न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। और कौन जारी करता है, यहां से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। यहां पर समझना कि क्या है ये पूरा मामला। इंटरनेशनल, ये हमेशा निकालता है इंटरनेशनल
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसने जारी की है 2020 की रिपोर्ट। उसके अनुसार भारत के पास इस समय 150 परमाणु हथियार हैं और चीन और पाक अब भी आगे हैं दोनों। अब यहां समझना क्या है, भारत के परमाणु हथियार जखीरे में पिछले 10 साल में और हथियार जुड़े हैं। स्वीडन का जो थिंक टैंक है सिप्री, उसकी ताजा रिपोर्ट में कहा गया है 20 की में कि भारत के पास 150 परमाणु हथियार हैं। साल भर पहले भारत के पास 130 थी और पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। यहां पर दुनिया में कुल 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, परमाणु शक्ति संपन्न है। उसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तरी कोरिया, ये परमाणु संपन्न देश हैं। इनके कुल परमाणु हथियारों की संख्या 13,400। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन कौन परमाणु संपन्न देश है दैट्स इंपॉर्टेंट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की सिप्री की रिपोर्ट ने क्या बताया कि 2009 में भारत और चीन के दोनों के हथियारों की बढ़ोतरी हुई है, परमाणु हथियारों की। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2000 जनवरी 2020 में चीन के पास इतने थे। ये कोई काम का नहीं है, ये कोई काम का नहीं है हमारे पास, ये कोई काम का नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि, और हम आगे चलते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इस न्यूज में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहां पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं यहां पर सिप्री के बारे में। आपको याद रखना सिप्री हमेशा याद रखना है आपको कि सिप्री क्या है, वो हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल जो सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये स्वीडन की एक संस्था है जो क्या करती है माय डियर फ्रेंड्स, इसका कार्य क्या है कि हर सालाना ये एक रिपोर्ट जारी करती है। उस रिपोर्ट में ये बताती है कि कोई भी देश जो न्यूक्लियर वेपन है या कोई दूसरे हथियार है या कोई भी वेपन है, उनका कितना प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन। सेकेंडली क्या बताती है कि देशों में सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन कर रहा है हथियारों का, कौन सा देश सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, कौन सा देश सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन सा देश सबसे ज्यादा खर्चा कर रहा है परमाणु हथियारों पर और अन्य हथियारों पर, और क्या देशों का खर्चा कम हुआ है या बढ़ा है या कम हुआ है परमाणु हथियारों पर खर्चा। ये सभी जो रिपोर्ट है ये सिप्री जारी करती है। तो इसको समझना कि सिप्री क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको कभी मेंस में आप यूटिलाइज कर सकते हो और प्री में भी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिप्री का जो कार्यालय है और कहां पर है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर जो हमारे इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की नई शरारत, तो भारतीय जो उच्चायोग के 2 अधिकारी थे उनके पीछे उन्होंने पीछा किया था, उनको गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया। ये चुट्टू मुट्टू सी थोड़ी सी उन्होंने कार्य किया है पाकिस्तान ने। आर्थिक संकट को कम करके ना आके यहां पर पूरी बात ही जीडीपी गिरावट से संबंधित है। पूरी बात ही इन्होंने क्या किया कि जीडीपी इतनी गिर गई, जीडीपी उतनी गिर गई, जीडीपी का विकास इतना है, इसने इतना बोला, इस रेटिंग एजेंसी ने इतना बोला है, इस रेटिंग एजेंसी ने इतना बोला है, यहां पर इतना हो गया, 2020 में इतना हो गया, 2008 में इतना हो गया, 2020 में इतना हो जाएगा। ये सभी बातें यहां पर पूरे एडिटोरियल में राम कहानी गाई है। लेकिन यहां पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, आपको समझ में आ गया होगा पूरा एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है माय डियर फ्रेंड्स, यहां समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। यहां से पूरे एडिटोरियल में केवल जीडीपी की बात की हुई है। मैं ये बताऊंगा कि जीडीपी होता क्या है। अगर आप लोग नए हो तो आपको समझ में आएगा कि जीडीपी क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। और उसी में जीडीपी ग्रोथ क्या है, जीडीपी ग्रोथ कहते किसको है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और फिर इसको बढ़ाएं कैसे, ये सभी कुछ मुद्दे हैं। तो सबसे पहले तो जीडीपी क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर यहां पर जीडीपी का अगर फुल फॉर्म देखें तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस क्या है, घरेलू। डोमेस्टिक का मतलब क्या हो, ग्रोस का मतलब क्या, सकल, और घरेलू मींस डोमेस्टिक, और प्रोडक्ट मींस उत्पाद, मींस सकल घरेलू उत्पाद। क्या किसे कहते हैं, जीडीपी को। मींस अगर यहां समझना, सकल घरेलू उत्पाद मींस घरेलू का मतलब किसी भी देश की, जैसे अगर इंडिया की बात करें, हम इंडिया की बात करें तो उसकी एक घरेलू सीमा होगी। क्या होगी, घरेलू सीमा, जहां तक उसकी बाउंड्री है। उस घरेलू सीमा में एक साल में जो एक साल उसका है, उसमें कितनी ज्यादा, एक साल के अंदर जितने भी वस्तु और सेवा
सेवा में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे डॉक्टर्स के द्वारा कितनी उत्पादित की गई सेवाएं हॉस्पिटल की, उसके बाद इंटरनेट, ये सभी सेवाओं में आती, बैंकिंग, ये सभी सेवा है। वस्तुओं में कितने फ्रिज बने, कितने एसी बने, कितने कूलर बने, ये सभी। तो यहां पर वस्तु और सेवाओं का एक साल में जितना उत्पादन होता है उनका अंतिम बाजार मूल्य कितना है, उन सभी को टोटल कर दिया जाता है। यहां पर अंतिम बाजार मूल्य इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि अगर हम सोचिए, अगर व्हीट है, गेहूं, उससे हमने आटा बनाया, उससे हमने ब्रेड बना ली, तो हमने ब्रेड मान लो मार्केट में 1 kg व्हीट था, वो 20 रुपए केजी था, उसका हमने आटा बनाया, वो 25 रुपए केजी जा रहा है, और ब्रेड बना ली, वो 100 रुपए की बिक रही है। हमने क्या किया, इस 20 रुपए को भी जोड़ लिया, 20 रुपए केजी का, इस 25 को भी जोड़ लिया और इस 100 रुपए को जोड़ लिया, तो बार बार इस वस्तु को जोड़ रहे हैं, तो एक ही वस्तु का बार बार मूल्य जुड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो इससे फाइनल जो वस्तु बनी है, जिसमें आटा भी इंक्लूड हो गया और उसमें गेहूं भी इंक्लूड हो गया, तो यह है ब्रेड, तो इसका अंतिम बाजार मूल्य हम जोड़ लेंगे, कि अंतिम बाजार मूल्य किसी वस्तु का क्या है वो जोड़ेंगे। तो यहां पर अंतिम बाजार मूल्य जोड़कर जब हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना उत्पादन हुआ है, उसी को क्या बोल रहे हैं हम, जीडीपी। तो यह समझना, एक देश की घरेलू सीमा में एक साल में उत्पन्न होने वाली वस्तु और सेवाओं का अंतिम बाजार मूल्य का समग्र योग क्या है, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब डियर फ्रेंड, जीडीपी की ग्रोथ क्या होती है? अगर सोचिए, इस साल मैं सोचूं कि जीडीपी जो थी मेरी 100 रुपए की है, अगर किसी साल वो 110 रुपए की हो जाती है, तो मैं कह दूंगा सीधा सीधा कि इस साल जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 10% है। अगर किसी वर्ष जीडीपी की जो टोटल कीमत है वो 100 से घटकर 90 रह जाती है, 90 रुपए, तो मैं कह दूंगा कि 10% जीडीपी की ग्रोथ क्या हो गई, कम हो गई। इट मीन्स हमारी जीडीपी जितने रुपए की है, अगर उससे कम हो जाए किसी साल में, तो वो है नेगेटिव, और अगर उससे ज्यादा हो जाए तो वो है पॉजिटिव ग्रोथ रेट। तो नेगेटिव ग्रोथ रेट एंड पॉजिटिव ग्रोथ रेट क्या है, ये आपने समझ गए होंगे, अब यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जीडीपी को बढ़ाएं कैसे। तो जीडीपी को बढ़ाने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट तरीका है जीडीपी का, वो क्या है कि हम इसके लिए जीडीपी बढ़ाने के लिए डिमांड जो है, डिमांड उसको बढ़ाएं। किसको, डिमांड को, मींस मांग। और मांग बढ़ाने के कई तरीके हैं। अगर जीडीपी में एग्रीगेट जो समग्र मांग है उसके बढ़ाने के 4 तरीके हैं, वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे, इन्वेस्टमेंट करें लोग, और हम कंजप्शन करें वस्तुओं का, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो यहां पर इसको हम एक्सपोर्ट को क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं यहां पर, ई एक्स, और इंपोर्ट का हम एम लेते हैं। तो इसको पूरा जोड़कर किसी भी जो इकोनॉमी है उसमें मांग जनरेट होती है। अब यहां समझना क्या हुआ है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो हो रहा है 20 लाख करोड़ खर्च करेगी गवर्नमेंट, जो हमारी जीडीपी है, मींस उसमें मांग बढ़ाने के लिए, क्योंकि उससे से हमारी क्या बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। देखेंगे मांग से क्या होता है। लेकिन हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या हो रखा है, अभी लोगों के हाथ में पैसा नहीं, तो इन्वेस्टमेंट कहां से करेंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, उत्पादन कार्यों में, जहां पर उत्पादन कार्य होते हैं वहां पर अगर खर्च करें। अगर मेरे पास 10 लाख रुपए, मैं एक मारुति खरीद लेता हूं, तो वो जो है, अगर मैं उसको घर के लिए खरीदूं तो क्या है, घर के लिए खरीदूं तो वह कंजप्शन, खाया पिया पचाया। जबकि अगर मैं उसे अपने घर के लिए की जगह अगर मैं उसे टैक्सी के रूप में उपयोग करूं या किराए भाड़े के लिए उपयोग करूं, तो मेरे लिए उत्पादन हो जाएगा। तो ऐसे ही कोई मशीन, जितनी मशीनरी लगती है वो उत्पादक खर्च है। कंजप्शन में हमने खाया पिया पचाया, अपने लिए जो सामान खरीदते हैं। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, नई नई डिमांड जनरेट होगी। भाई एक्सपोर्ट करेंगे कोई वस्तु का, तो यहां पर रोजगार तो मिलेगा। तो अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, कोरोना वायरस की वजह से इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो गया, हमारा कंजप्शन भी कम हो गया, मीन्स हम लोग उपभोग भी कम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है ज्यादा, और जो गरीब हैं, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों कम हो गए, तो ये भी कम हो गया। तो 3 फैक्टर कम हो गए, किसके, हमारे समग्र मांग के। तो और साथ में ये केवल एक कितना बढ़ाएगा, तो टोटल जो मांग है वो कहीं ना कहीं हमारे देश की क्या हो गई, कम हो गई। अब टोटल मांग क्यों इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, मांग से क्या होता है, अगर हम देखें कोई देश, यहां पर अगर मैं देखूं कि ये लोग हैं, अगर इनके हाथ में पूरा पैसा है तो ये क्या करेंगे, पैसा अगर बढ़ता है तो ये क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। डिमांड किस चीज की, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो वस्तुएं हो, चाहे सेवा हो। अभी आपने देखा होगा मेट्रो सेवा पूरी बंद है, पूरा रेलवे बंद है, पूरा हमारा जो वायुयान सेवा है, ये सभी बंद है, तो कहां से डिमांड होगी। अब जब ये दोनों कम हो जाती है तो प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर सोचिए इनके पास पैसा बढ़ता है और इनके पास डिमांड जनरेट होती है, तो इन दोनों का उत्पादन होगा। तो उत्पादन होगा तो ये कहां पर होगा, फैक्ट्री में।
और फैक्ट्री में जब उत्पादन होगा तो यहां पर रोजगार भी चाहिए, तो लोग चाहिए रोजगार देने के लिए, तो यहां पर रोजगार मिलेगा। जब इन लोगों को रोजगार मिलेगा तो इनके हाथ में अगेन क्या होगा, वेतन मिलेगा इन लोगों को, वेतन। जब वेतन मिलेगा साथ में फैक्ट्री में क्या होगा, उत्पादन भी होगा, किसका, वस्तु और सेवा का, तो वो भी जीडीपी का पार्ट है। यहां पर इन लोगों को वेतन मिला, तो वेतन मिला तो ये लोग दो काम करेंगे, इस वेतन को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं और कंजप्शन कर सकते हैं। इन तीनों तरीके से क्या होगा, अगेन ये डिमांड जनरेट करेंगे, और जब ये अगेन डिमांड जनरेट करेंगे तो यहां वस्तु और सेवा का क्या होगा, उत्पादन, उत्पादन बढ़ेगा। और जब ये उत्पादन बढ़ेगा वस्तु और सेवाओं का, तो यही तो क्या है, जीडीपी। जितना ज्यादा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ेगा उतना ही ज्यादा हमारा जीडीपी बढ़ेगा। तो ये पूरा तरीका है कि कैसे हम डिमांड जनरेट करें हमारे देश में, कैसे हम डिमांड जनरेट करें। इसीलिए ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, 20 लाख करोड़ का खर्चा कर रही है। तो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी को कैसे बढ़ाएं, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप इस एडिटोरियल से जानोगे। नए शीत युद्ध को निमंत्रण करता चीन, ऐसा कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं कि नया शीत युद्ध चालू है, लेकिन बस इतना सा याद रखना कि शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध क्या था वो आप सभी को पता होगा, वो सभी को आपको पता होगा। इसको एक बार पढ़ लेना इस एडिटोरियल को, यहां पर ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं इसमें कि शीत युद्ध क्या था। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो गया था उसके बाद एक तरफ धड़ा, एक जो गुट था वो रशिया की तरफ था साम्यवादी, दूसरा कैपिटलिस्ट मीन जो पूंजीवादी दल था अमेरिका के अंडर में, और एक था गुट निरपेक्ष आंदोलन जो किसी भी दल में नहीं का। और जब सिविल वार जो ये शीत युद्ध हो रहा था उस समय काफी मात्रा में जो आर्मी के इक्विपमेंट्स, जो आर्मी के जितने भी आर्मी को देखो तो आर्मी बढ़ाई गई, हथियार बनाए गए नए नए, ये सभी प्रॉब्लम। अब यहां देखते हैं कि नया शीत युद्ध में क्या है मामला। यहां पर जो आपके लिए समझने वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इस शीत युद्ध के लिए बचने के लिए हमने क्या किया है, अमेरिका, जापान और भारत और ऑस्ट्रेलिया का हमने क्वाड बनाया है, क्वाड। ये 4 देशों का ग्रुप है जो इंडो मीन जो प्रशांत और दक्षिण जो हिंद महासागर प्रशांत, उसमें चाइना की जो एक्टिविटी है उसको कम करने के लिए हमने ग्रुप बनाया है, किसके साथ, इन 4 देशों के साथ, जिसका नाम है क्वाड। सेकंड यहां याद रखना कि चाइना ने क्या किया है, चाइना ने खुद क्या किया है कि अक्साई चीन युद्ध से चाइना को कोई लाभ नहीं है, लेकिन क्योंकि अक्साई चीन और वहां से होकर एक सिंजियांग तिब्बत रोड हम पहले भी देख चुके थे थी, वह तो उसके कब्जे में 1962 से ही है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना के तहत वो हमारे कासगर, जो कासगर से ग्वादर रोड भी सुरक्षा यहां पर भी जा रहा है, याद रखना। तो पीओके से एक ये भी गुजर रहा है, तो चाइना कभी युद्ध तो नहीं लड़ेगा, यहां पर कहा गया, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। पीओके से गुजर रही है और उसका कासगर का ये भी है। तो भारत की आक्रामक नीति के परिणाम स्वरूप से इसकी आशंका हो सकती है कि भारत अपने इस क्षेत्र को वापस लेने में सैन्य तैयारी कर रहा है, इसलिए चाइना थोड़ा सा टेंशन में है, चाइना इसलिए टेंशन में है। उसके अलावा बात आई थी 370 की, जब हमने 370 को उठाया था, और पीओके पर भारत का पक्ष समझने को तैयार नहीं है, कौन, चाइना। चाइना 370 का भी समर्थन नहीं किया और पीओके को भी अपना नहीं समर्थन नहीं करता, क्योंकि पीओके से क्या गुजर रही है, उसका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसको ऐसा लगता है कि अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बचाना है तो पीओके का समर्थन नहीं करना है, इंडिया का हमेशा मना करना है, ये सभी बातें। उसके बाद डोकलाम लेकर 2017 में प्रॉब्लम हुई थी, इसके बारे में मैंने पढ़ा था। तो सब बातें वही वापस यहां दोहराई गई है, वही बातें यहां पर दोहराई गई है। मैंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आपको बताया था माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पता होगा तो, आप लोगों को अगर पता होगा तो मैंने पहले ही बताया था, यहां समझना। अगर इंडिया का मैप मैं देखूं तो यहां से समझना कि ये हमारा पीओके है, ये क्या है, पीओके, जहां पर पाकिस्तान का अधिकार है। इस पीओके से क्या है, यहां कासगर शहर है, चाइना का कासगर शहर, वहां से होते हुए इसे चाइना ने क्या किया है, यहां पीओके से होते हुए इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान से होते हुए यहां पर अरब सागर में इसका एक बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर पोर्ट, वहां तक एक सड़क मार्ग बना दिया है पूरा, यहां पर तेल की लाइनें बिछा दी है। मींस चाइना को यहां अपने से पूरा यहां समुद्र में, यहां पर अरब सागर से जोड़ दिया है, कौन सा, अरब सागर। इससे चाइना को क्या फायदा होगा कि पहले चाइना को जो इतना घूमकर आना पड़ता था, यहां पर पूरा आगे से अगर देखेंगे तो चाइना को पूरा साउथ चाइना सी ये सब घूम के आना पड़ता था, उसके बाद यहां से एंट्री मिलती थी। तो ये जो अब रास्ता है ये कम हो जाएगा, किसके लिए, चाइना के लिए। तो चाइना को फायदा मिल जाएगा, यहां से अब डायरेक्टली वो कहां चला जाएगा, डायरेक्टली मध्य एशिया में चला जाएगा, यूरोप में चला जाएगा और डायरेक्टली यहां से अफ्रीका में आ जाएगा। तो चाइना के मजे हो गए बल्ले बल्ले। तो इसीलिए ये जो एरिया है यहां पर, इस पूरे को बोल रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर।
तो इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर उसको संस्था है कि ये पीओके अगर इंडिया है तो कभी भी इसको हथिया सकता है, इसलिए चाइना हमेशा संशय में रहता है। और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक चाइना की परियोजना है, जिसके तहत वो यूरोप, एशिया, जितना भी मध्य एशिया है, अफ्रीका, सब देशों के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए पूरा रोड, पोर्ट सब बना रहा है। तो ये सब आपको समझना चाहिए। अब चलते हैं हम आगे। आगे हमारे कौन सा पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सब बातें आपको पता होना चाहिए एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, एज ए स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के तौर पर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां सिर्फ इतना सा याद रखना कि गिर जो है, गिर वहां पर बब्बर शेर रहते हैं, एशियाटिक बब्बर शेर क्या रहते हैं यहां पर, एशियाई शेर। और अभी हाल में एक सूचना मिस रिपोर्ट आई है कि उसमें जो गिर के आसपास के जंगल हैं, 2015 में जो जनगणना हुई थी उसमें 523 थे, वो बढ़कर 674 हो गए हैं। सिर्फ आपको याद क्या रखना कि एशियाई शेर केवल और केवल गुजरात में मिलते हैं, और वो भी कहां, गुजरात के गिर वन क्षेत्र में। तो मीन्स एशियाटिक लोइन या एशियाई शेर केवल और केवल गुजरात के जंगलों में मिलते हैं, वो भी केवल और केवल गुजरात के गिर वन्य अभ्यारण्य में। और ये स्टेटमेंट यूपीएससी 2019 में पूछा गया था डायरेक्टली प्री में कि एशियाई शेर केवल भारत में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। यहां पर आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि एक अमेरिकी आयोग है, उसने क्या कहा है, USCIRF, ये क्या है, इसका पूरा नाम अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग। इसके सदस्य चाहते थे कि भारत में हम जाएंगे, अध्ययन करेंगे कि क्या लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है उसका, लेकिन इंडिया ने इसको खारिज कर दिया है कि हम ऐसी रिपोर्ट के लिए आपको इंडिया नहीं आने देंगे। और यहां पर इसको ये हमारे लिए काम का है। अपनी रिपोर्ट में भारत को लेकर कई गई टिप्पणियों का अक्सर विवाद में रहा है, और इसका मूल कारण है कि भारत को लेकर भेदभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण। इस रिपोर्ट के तथ्यपरक कम और किसी खास मंशा से प्रभावित प्रतीत होते हैं। संस्था द्वारा जारी 2020 की वार्षिक रिपोर्ट में भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। इस रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि बीते वर्ष भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की दशा बेहद खराब रही और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अधिक हमले हुए, जो बेबुनियाद है। हमको यहां से केवल एक ही बात याद रखना है, जब भी ऐसा कोई मुद्दा आए तो आप कभी भी लड़ोगे नहीं, कभी भी लड़ोगे तो अगर आप कभी भी लड़ाई करोगे तो आपका भी खून बहेगा। मैं फिर बता रहा हूं आपको कि एग्जाम में क्या करना, आपको एग्जाम में क्या करना है कि अगर ऐसे बात आए तो आप खुद को साइड में कर दो, और ऐसे मामलों से बचने के लिए आप सीधा संविधान को आगे कर दो। और संविधान एक ऐसा हमारे पास दस्तावेज है, एक ऐसी हमारे पास कवच है जो आपको किसी भी युद्ध में, कितना भी तगड़ा युद्ध हो, चाहे भगवान ही क्यों ना सामने आ जाए, अगर भगवान भी अपना हथियार चलाएंगे तो आपको ये बचा लेगा। कौन? संविधान। इट मीन्स अगर यूपीएससी में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए या स्टेट पीसीएस में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, तो अगर संविधान की बातें आपने लिख दी तो आपको बचा लेगा संविधान। मीन्स आप सीधा एक ही बात लिखना कि कोई क्या भी रिपोर्ट छापे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा संविधान क्या है, सिक्युलर, हमारा देश सिक्युलर है, क्योंकि हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है, चाहे वो प्रस्तावना हो, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता हो, मीन्स डीपीएसपी हो, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हो, या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स हो। और यहां से सीधा बात कर सकते हैं कि हमारे देश के लोगों को आर्टिकल 25, 26, 27, 28 किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को प्रबंधन कर सकते हैं, धर्म के आधार पर टैक्स नहीं लगेगा किसी पर, और अपने धर्म के अनुसार शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं। लेकिन धार्मिक शिक्षा, अगर कोई राज्य का संस्थान है, कोई राज्य की स्कूल है, तो कोई धर्म की शिक्षा के ऊपर बल नहीं देगा। तो जब ऐसे अपन को आर्टिकल मिले हुए हैं संविधान में, तो फिर किसी संस्था, किसी आयोग की क्या औकात है जो ऐसा बोले कि इंडिया में धर्मनिरपेक्षता नहीं है। तो बस आप संविधान को सामने कर दो, मैं फिर बता रहा हूं आपको, टेंशन फ्री हो जाओगे, टेंशन फ्री हो जाओगे। उसके अलावा और क्या कर सकते हो, यहां पर ट्रिपल तलाक जो एक्ट था, ट्रिपल तलाक, उसको लेकर यहां पर उठाया गया इसको, तो यहां पर धर्मनिरपेक्षता आ गई समाज में। और क्या कर सकते हैं यहां पर कि सबरीमाला मामला है, सबरीमाला, वहां पर जो प्राविधान प्रोविजन था कि 10 से 50 साल की महिलाएं एंट्री नहीं कर सकती, इसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। आर्टिकल जो था, मींस जो आईपीसी की धारा थी 377, जिसमें समलैंगिकता को खराब बताया गया था, उसको हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो स्वतंत्रता है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ऐसे पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिख के आना है माय डियर फ्रेंड्स।
अगर आप मनमाने पॉइंट्स लिखोगे तो आपको नंबर एग्जाम में नहीं मिलेंगे। आपको सॉलिड पॉइंट्स लिखने हैं, सॉलिड पॉइंट्स लिखने हैं और उसके आधार पर बातचीत करनी है, उसके आधार पर आपको बातचीत करनी है। सुबह हो जाएगी रात, कोई काम का नहीं, मत पढ़ना, यहां पर कोई काम का नहीं है। पेज नंबर 10 में यहां पर किसी काम की कोई न्यूज नहीं आई है, किसी टाइम की कोई न्यूज नहीं आई। बस इतना सा याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट नाराज है कि भारत स्टेज अभी क्या है 1 अप्रैल 2020 से भारत स्टेज 4 की जगह अब डायरेक्टली हमने भारत स्टेज 6 वो वाहन बेचना स्टार्ट करना था। लेकिन अभी भी कुछ भारत स्टेज में पोल्यूशन ज्यादा फैलाते हैं ऐसे वाहन, उनकी अगर बिक्री हो रही तो सुप्रीम कोर्ट नाराज है। इसलिए थोड़ा सा इसको समझना। अमेरिका में नस्लवाद और पुलिस क्रूरता की जांच करेगा यूनाइटेड नेशन, इतना सा याद रखना, बस इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है यहां पर। और यूरोपीय देशों की 3 माह बाद सीमाएं खोल दी गई है, इतना सा आप याद रखोगे। एंड यहां पर पेज नंबर 12 पर कोई काम की नहीं है, कोई काम की नहीं माय डियर फ्रेंड्स। पेज नंबर 13 पर भी हमारे लिए ऐसी कोई न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। पेज नंबर 14 यहां पर भी कोई ऐसी न्यूज नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। तो ये सभी आज की न्यूज थी दैनिक जागरण डिस्कशन की। तो माय डियर फ्रेंड्स डेली आप नोट्स मेकिंग जरूर करें, डेली आप नोट्स मेकिंग जरूर करें। जितना ज्यादा नोट्स मेकिंग करोगे उतना ये सब बातें जो मैंने बताई आपको, ये सब पॉइंट्स तो एग्जाम में लिखने रहते हैं, चाहे कितना भी घुमाकर क्वेश्चन आए, आप अगर इन सब बातों को लिख दिए तो आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ये मैप बनाने की कोशिश करना, अगर एग्जाम में यूपीएससी में क्वेश्चन आए या स्टेट पीसीएस में आए, एक तरफ आपने मैप बना दिया, उसके बाद जो आपको लिखना है यहां पर लिखिए। एग्जामिनर का डायरेक्ट ध्यान मैप पर जाएगा, फ्लो चार्ट बना दिया आपने, तो ये सभी बातें अगर आपने की तो आप एग्जाम में बेहतर कर पाओगे। ये सब एग्जाम के थ्रू अगर नेपाल भारत का संबंध आ गया क्वेश्चन कहीं पर भी, तो आप इतना सा मैप बना दो और डिस्प्यूट के क्या रीजन है यहीं से आप बताओ कि नेपाल और इंडिया के बीच में यहां पर ये जो रिवर है काली रिवर, इंडिया यहां से मानता है ओरिजिन और यहां से कौन मानता है, नेपाल। तो मिस नेपाल यहां से मानता है, इंडिया यहां से मानता है। तो इन आधारों पर आप ऐसे डायग्राम बनाकर फास्ट क्या कर सकते हो, कहां से इसकी शुरुआत हुई यहीं से लिख सकते हो, और ये पहले कहां था रूट, यहां से आपको दिमाग में ज्यादा जोर डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सभी पॉइंट्स थे माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट्स थे जो आज हमने डिस्कशन किए हैं दैनिक जागरण में। तो मेरा पॉइंट है कि अननेसेसरी हम उन चीजों को टाइम वेस्टेज ना करें और साथ में जो एक लो लेवल की जो डिस्कशन है वो ना करें, हम इफेक्टिव लेवल पर और अच्छे लेवल पर डिस्कशन करें ताकि आपको बेहतर लाभ मिले इसका। तो डियर फ्रेंड्स इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।